नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की अहम खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। चीन ने धरती में 10,000 मीटर गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया। चीन ने अपना पहला घरेलू निर्मित क्रूज जहाज लॉन्च किया। अमेरिका में एआई की वजह से करीब 4,000 नौकरियां गईं। अब समाचार विस्तार से। स्पेस के बाद चीन अब पृथ्वी के क्रस्ट यानी पृथ्वी के बाहरी खोल की गहराई तक पहुंच रहा है। इसके लिए चीनी साइंटिस्ट ने पृथ्वी के क्रस्ट तक 10,000 मीटर यानी 32,808 फीट गहरा गड्ढा करना शुरू कर दिया है। पश्चिमी चीन के सिंचांग उइगुर प्रदेश के तारिम ऑयल फील्ड के पास यह गड्ढा किया जा रहा है। यह चीन का एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो खनिज और ऊर्जा संसाधनों की पहचान करने और भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी पर्यावरणीय आपदाओं के जोखिमों का आकलन करने में मदद कर सकता है। ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने उपभोग को बढ़ावा देने में उद्योगों को बाधा डालने वाली समस्याओं से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्र की जांच की है। इस अनुसंधान दल ने पूर्वी चीन के चांगसू प्रांत में खाद्य और किशोर उत्पाद कंपनियों, शॉपिंग मॉल और ग्रामीण पर्यटकों के आकर्षण के कारखानों का दौरा किया ताकि उनकी व्यवहारिक जरूरतों और चुनौतियों के बारे में जान सके। राय और सुझाव मांगने के लिए उन्होंने स्थानीय अधिकारियों, उद्यमों और उद्योग संघों के साथ संगोष्ठी भी आयोजित की। इस दल ने उपभोक्ता बाजार में सामान्य समस्याओं पर ध्यान दिया, जैसे कि उपभोक्ता का विश्वास कमजोर होना और वाणिज्यिक क्षेत्र का धीमा डिजिटल परिवर्तन होना। इसके अलावा उन्होंने निजी कंपनियों को आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने और विशिष्ट उत्पादों को बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। शंघाई के पानी में परीक्षण के लिए चीन ने अपना पहला घरेलू निर्मित क्रूज जहाज अडोरा मैजिक सिटी लॉन्च किया है। चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन क्रूज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और शंघाई वाई काओ छाओ शिप बिल्डिंग द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और निर्मित 16 डेक जहाज 1,35,500 टन के सकल टन के साथ 323.6 मीटर लंबा है और 5,246 यात्रियों को समायोजित कर सकता है। आपको बता दें कि इस जहाज में थिएटर, रेस्टोरेंट, शॉपिंग एरिया, आर्ट गैलरी, वाटर पार्क और अन्य मनोरंजन सुविधाएं हैं। ये साल 2023 के अंत तक पूरी तरह से संचालित होने की उम्मीद है और ये जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के बंदरगाहों के साथ साथ समुद्री रेशम मार्ग के साथ साथ क्रूज पर जाएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओपेक प्लस की 35वीं मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद जारी एक बयान के अनुसार ओपेक और उसके सहयोगियों के बीच गठबंधन ने घोषणा की है कि वे साल 2024 के दौरान अपने कुल उत्पादन स्तर को 4 करोड़ से अधिक बैरल प्रतिदिन यानी VPD तक समायोजित करेगा। दरअसल इस ग्रुप का लक्ष्य एक स्थिर तेल बाजार को हासिल करना और बनाए रखना है और बाजार के लिए लंबे समय तक मार्गदर्शन प्रदान करना है। आपको बता दें कि हाल के सप्ताहों में तेल की कीमतों में गिरावट के बीच यह निर्णय आया है और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने जुलाई से शुरू होने वाले 10 लाख बैरल प्रतिदिन के अतिरिक्त स्वैच्छिक तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा की है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। अब अगली बैठक 26 नवंबर को होगी। अमेरिका की आउटप्लेसमेंट फर्म चैलेंजर, ग्रे और क्रिसमस की एक रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिकी कंपनियों ने मई में हुई 3,900 छंटनी का कारण AI को बताया है, जो महीने की नौकरी में कटौती का लगभग 4.9% है। इस रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया है कि अमेरिकी कंपनियों ने मई में 80,000 से अधिक नौकरियों को खत्म कर दिया है, जो कि 287% की वार्षिक वृद्धि है, जिससे साल 2023 की शुरुआत के बाद से अमेरिकी नियोक्ताओं द्वारा घोषित नौकरियों में कटौती की कुल संख्या लगभग 4,17,000 हो गई है। व्यापार बंद होने और आर्थिक स्थितियों के अलावा AI छंटनी का एक सामान्य कारण बन गया है। इन दिनों नाइजीरिया में टमाटर उगाने वाले किसान सूखे टमाटर बेचकर अपनी फसल कटाई के बाद हुए नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। यह देश उप सहारा अफ्रीका में टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन खराब स्टोरेज और खराब प्रोसेसिंग सुविधाओं के कारण किसान अपनी उपज का 40% से अधिक हिस्सा खो रहे हैं। एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जलवायु के चलते नाइजीरिया बरसात या शुष्क मौसम में ताजे फल और सब्जियों को संरक्षित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। किसानों ने घाटे को कम करने और हवा में सुखाए गए टमाटर बेचकर पैसे कमाने का तरीका खोज लिया है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। चीन में हर साल बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे
राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं, जिसे काव-खाव कहा जाता है। 4 दिनों तक चलने वाली इस काव-खाव परीक्षा में बैठने वाले लाखों छात्र देश के सबसे बेहतरीन और नामी विश्वविद्यालयों में दाखिला पाने के लिए सबसे ज्यादा अंक पाने की कोशिश करते हैं। इस परीक्षा के जरिए छात्रों को उनके शैक्षिक और पेशेवर भविष्य तय करने में मदद मिलती है। साल में एक बार होने वाली इस परीक्षा को देश का हर प्रांत अपने अपने ढंग से करवाता है। यह परीक्षा पूरे देश में 7 से 10 जून तक होती है। इस परीक्षा को देने वाले छात्रों के लिए 3 विषय सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। पहला चीनी भाषा, दूसरा गणित और तीसरा कोई भी विदेशी भाषा। उसके बाद उन्हें आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम के कुछ चुनिंदा विषयों की परीक्षा देनी होती है। चीनियों का मानना है कि ये परीक्षा आसान नहीं होती। वहीं चीन के शिक्षा मंत्रालय की माने तो इस साल चीन भर में इस कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए करीब 1,29,00,000 छात्रों ने पंजीकरण करवाया है। ये संख्या पिछले साल की तुलना में 9,80,000 से अधिक है। चूंकि काव-खाव की परीक्षा पास करने के बाद ही छात्रों को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिला मिल पाता है, इसलिए इसका दबाव चीनी छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता पर भी रहता है। चीन में हाई स्कूल की पढ़ाई 3 साल की होती है, यानी 10वीं, 11वीं और 12वीं। इसलिए हाई स्कूल के तीसरे साल के छात्र ही यानी 12वीं क्लास के छात्र ही आमतौर पर इस परीक्षा में बैठते हैं। परीक्षा के 20 दिन बाद परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं। यहाँ चीनी विश्वविद्यालयों में आवेदन करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि छात्र काव-खाव से पहले 6 विश्वविद्यालयों का चुनाव करें और उन विश्वविद्यालयों में आवेदन करें जिनका चुनाव किया गया है। और दूसरा तरीका है कि काव-खाव का रिजल्ट आने के बाद छात्र अपने अंक के आधार पर 6 विश्वविद्यालयों का चुनाव करें और फिर उन विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए आवेदन करें। परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद हर एक विश्वविद्यालय अपना कट ऑफ लिस्ट निकालता है और उसी के आधार पर छात्रों को दाखिला दिया जाता है। आपको बता दें कि साल 1949 से पहले चीन में काव-खाव की व्यवस्था नहीं थी। देश में सभी विश्वविद्यालय अपनी जरूरतों के आधार पर छात्रों को दाखिला देते थे। साल 1966 में महान सांस्कृतिक क्रांति होने के कारण इस परीक्षा को बंद कर दिया गया, लेकिन साल 1976 में इस क्रांति की समाप्ति के साथ ही साल 1977 से ये परीक्षा फिर से शुरू की गई। भारत में छात्रों को मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पाने के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा में बैठना पड़ता है, लेकिन चीन में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर इंजीनियरिंग या मेडिकल में प्रवेश पाने के लिए भी काव-खाव के परिणाम को ही आधार मानकर दाखिला दिया जाता है। इस तरह यहाँ चीनी छात्र बार बार परीक्षा की तैयारियों से बच जाते हैं और अपनी योग्यता के आधार पर एक बार में ही अपने मनपसंद विश्वविद्यालय में दाखिला ले लेते हैं। काव-खाव से चीनी बच्चों के करियर की पूरी दशा और दिशा तय होती है। यही कारण है कि चीन सरकार इस परीक्षा को लेकर बहुत गंभीर रहती है और इसे बिल्कुल निष्पक्षता से करवाने के लिए कड़े इंतजाम किए जाते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी लगभग शिक्षा मंत्रालय की ही होती है। वहीं भारत में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन चीन ने इससे एक कदम आगे निकलते हुए शिक्षा मंत्रालय के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय और राज्य इंटरनेट सूचना कार्यालय को सक्रिय किया हुआ है। इन सब की सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि वे परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना होने दे। किसी भी तरह की चूक के लिए ये पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। यही नहीं, परीक्षा के दौरान चीनी प्रशासन आम लोगों के लिए एक खास हेल्पलाइन नंबर भी जारी करती है, जिसकी मदद से सरकार को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के बारे में सूचना दे सकता है। परीक्षा को सुचारू रूप से करवाने और परीक्षा की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए आम पुलिस की तैनाती की जाती है। हर परीक्षा केंद्र पर समर्पित टेक्नीशियन को तैनात किया जाता है। उनके पास विशेष सिग्नल चेक करने वाले उपकरण होते हैं। इस कारण कोई भी छात्र किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से नकल के बारे में सोच भी नहीं पाता। इनके अलावा कुछ एक परीक्षा स्थलों पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जाती है, जो परीक्षा केंद्रों के ऊपर 500 मीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हुए सारे नजारे को कैद करते हैं और पल पल की जानकारी प्रशासन को देते हैं। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।